हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्त्रा द हिंदू एनालिसिस फॉर 21 जून 2023। आज है इंटरनेशनल योगा डे और हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल योगा डे में आए हुए द हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और ये क्वेश्चन भी मैंने इंटरनेशनल योगा डे से ही संबंधित लिया है, जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन सीजीएल पीडी के एग्जाम से पूछे गए हैं 2022 के, और इसमें पूछा गया सेकेंड इंटरनेशनल योगा डे का थीम क्या था, इसका जो ध्येय वाक्य है ये क्या था सेकेंड इंटरनेशनल योगा डे का, आपको ये बताना है। और ये इंटरनेशनल योगा डे के एक क्वेश्चन मैंने फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे के बारे में देखा था, ये कहाँ पे था, एमटीएस के पेपर में ये पूछा हुआ था। सो इंटरनेशनल योगा डे के सारे थीम इस बार जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये 9th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। यूएन के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया के रिकमेंडेशन पे ये डे जो है घोषित किया गया था। सो सारे डेज के सारे जो इवेंट्स हैं इंटरनेशनल योगा डे के 2015 से लेके 2023 तक के आपको जो है सारे थीम्स जो है याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, नेक्स्ट यानी कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की तरफ। सबसे पहला आर्टिकल आपको प्राइम मिनिस्टर कहाँ चले गए हैं, यूएसए चले गए हैं कल, यानी कि 20 जून को। यूएसए में न्यूयॉर्क में, जो कि यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, यहाँ पे जाके इंटरनेशनल योगा डे का जो इवेंट है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे कौन, प्राइम मिनिस्टर साहब। इसके बाद न्यूयॉर्क से जाएंगे वाशिंगटन डीसी, वहाँ पे यूएस कांग्रेस और जो बाइडेन वगैरह से मिलेंगे, फिर इंडियन डायस्पोरा को भी वहाँ पे अपना स्पीच वगैरह कुछ देंगे। ओके, ये बेसिकली बात किया जा रहा है न्यूयॉर्क में किसके द्वारा इनको रिसीव किया गया प्राइम मिनिस्टर को। तो इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पे, यूएन में रुचिरा कंबोज जी के द्वारा, और इसके बाद इंडिया के जो एम्बेसडर है कहाँ पे, यूएसए में इंडिया के एम्बेसडर ये तनजीत सिंह संधू, इनके द्वारा प्राइम मिनिस्टर जी को रिसीव किया गया कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। ओके, बस आपको इतना चीज़ें जो है याद रखनी है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको बगल में देखने को मिलेगा। ये क्या है, चाइना पाक ने क्या किया, न्यूक्लियर प्लांट डील को लेके ये जो अपनी कुछ एग्रीमेंट वगैरह ये साइन किए हैं, इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, आगे हम लोग मूव करते हैं। चाइना और पाकिस्तान न्यूक्लियर प्लांट डील को लेके साइन किया, बस आपको ऊपर से आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इस पे बेस्ड अब जो है एडिटोरियल वाले पेज पे भी आर्टिकल आने के चांसेस बनते हैं। फिर यहाँ से आपको एक आइडिया लगेगा न्यूक्लियर डील जो साइन की है, फिर इसके पर्सपेक्टिव में क्या क्या चीज़ें जो है वो बोली जाती है। स्टेट वाले पेज से आपको देखने को मिलेगा ये क्या है, 20 जून 1947 में ये डिसाइड किया गया, जो बांग्लादेश है, पहले इसे हम लोग ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जानते थे, इसका बाइफर्केशन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा बताया गया कि इसे बाइफर्केशन यानी कि इनका विभाजन किया जाना चाहिए बांग्लादेश का। इसी के तौर पे बांग्लादेश को 2 भागों में विभाजित किया गया। ये 2 भाग जो थे ये बेसिकली एक थे ज़्यादा मुस्लिम मेजोरिटी पीपल, और दूसरा भाग क्या था, हिंदू मेजोरिटी पीपल। हिंदू मेजोरिटी पीपल को वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के नाम से जाना गया, और मुस्लिम मेजोरिटी पीपल का जो बंटवारा हुआ वो ईस्ट पाकिस्तान के रूप में हुआ। इसी के बंटवारे के रूप में जो 20 जून को बंटवारा हुआ था, इसी के उपलक्ष्य पे वेस्ट बंगाल का फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है वेस्ट बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस जी के द्वारा, और इसके अपोज में गवर्नमेंट के द्वारा बातें बताई जा रही है कि हम लोगों ने कभी इसे सेलिब्रेट ही नहीं किया वेस्ट बंगाल फाउंडेशन डे, और आप सेलिब्रेट कर रहे हो। जो भी ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है आप उसमें मत जाओ, बस आपको ये पता होना चाहिए वेस्ट बंगाल फाउंडेशन डे गवर्नमेंट के द्वारा क्योंकि सेलिब्रेट की जा रही है, ऑफिशियल बॉडीज़ के द्वारा सेलिब्रेट की जा रही है, इसलिए हम लोग इसे मानेंगे 20 जून को वेस्ट बंगाल फाउंडेशन डे। इससे पहले नहीं मनाया जाता था फाउंडेशन डे, ये पहला बार है। ओके, बढ़ते नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हम लोग वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में रिसेंटली बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में आपको जो शांति निकेतन है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के फादर के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, इस शांति निकेतन में एक यूनिवर्सिटी है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल गया है, जो कि वर्ल्ड का ऐसा पहला हेरिटेज साइट है जिसे जो कि एक यूनिवर्सिटी है, और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल गया है, शांति विश्व भारती यूनिवर्सिटी। और ये शांति निकेतन में, गवर्नमेंट चाहती है शांति निकेतन को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिल जाए। और योगा जो है हमारा इंटेंजिबल कल्चरल के लिस्ट में, योगा इंटेंजिबल कल्चरल की लिस्ट में, यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल की लिस्ट में एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को जो हेरिटेज साइट है, यानी कि बेसिकली इसे दर्जा दिया गया है एक इंटेंजिबल कल्चरल के रूप में योगा को। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा
ओपिनियन वाले पेज से सेमीकंडक्टर को लेके ये आर्टिकल आया हुआ है। बेसिकली इंडिया चाहता है कि सेमीकंडक्टर में अपना एक मैन्युफैक्चरिंग हब हम लोग इस्टेब्लिश करें। मैन्युफैक्चरिंग हब किस फील्ड में? सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर बेसिकली होता क्या है, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये जो मेटल्स है और इसके अलावा भी कई सारे मेटल्स है, ये बेसिकली सेमीकंडक्टर का काम करता है। ये करता क्या है, कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, चाहे वो हीट हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो, एक फॉर्म से एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित करने के लिए, दूसरी जगह ले जाने के लिए जो माध्यम का यूज़ किया जाता है उसे ही हम लोग कंडक्टर कहते हैं। और ये काफ़ी बड़ी मात्रा में ये एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने होते हैं तो क्या करते हैं, एल्युमिनियम के तार लगाते हैं या फिर जो भी मेटल होते हैं उसके तार हम लोग वहाँ पे टंगस्टन वगैरह ये सब चीज़ें लगाते हैं। कहाँ पे क्या चीज़ें लगाएंगे इसकी ज़्यादा डिमांड होती है। फॉर एग्जांपल अगर सेमीकंडक्टर लगाने की बात की जा रही तो इसका मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो एनर्जी जाएगी वो आधा फॉर्म में जाएगी, क्योंकि ये कंडक्टर तो है बट ये सेमी कंडक्टर है, यानी कि जितना फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र होने चाहिए उतना नहीं हो कि उसका आधा हो पाता है। इसी को लेके आर्टिकल में आया हुआ है। इसमें कंसर्न ये जताई जा रही है कि गवर्नमेंट के द्वारा अगर मान के चलो अभी ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है सेमीकंडक्टर हब इंडिया में, इस पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाली है, काफ़ी पैसे लगने वाले हैं इसको इस्टेब्लिश करने के लेके। कुछ सालों बाद क्या होगी, सेमीकंडक्टर का फ्यूचर बिल्कुल ख़त्म होने वाला, क्योंकि अलग अलग टेक्नोलॉजीज आएंगी, फिर सेमीकंडक्टर का जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है ये घट जाएगी और यहाँ से गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं लॉस देखने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट का टारगेट होगा जो भी हम सेमीकंडक्टर जो हब बनाए यहाँ पे, इससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर पाए, एटलीस्ट जितना इन्वेस्टमेंट किया है उतना तो निकाल ही पाए। इसको लेके ये आर्टिकल में बेसिकली आया हुआ है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल जो आपको देखने को मिलेगा, ये प्राइम मिनिस्टर गए हैं यूएस में, बस इसी को लेके है, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे हम लोग न्यूज़ वाले पेज से देखते हैं। न्यूज़ वाले पेज में सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पुरी में रथ यात्रा निकाले गए हैं। किस चीज़ को लेके? जो पुरी डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे? उड़ीसा में पुरी डिस्ट्रिक्ट में जो लॉर्ड जगन्नाथ का टेम्पल है, लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल, यहाँ से रथ यात्रा निकाली जाती है हर एक साल और ये कल निकाली गई, जिसमें से सुभद्रा जो कि लॉर्ड कृष्णा की बहन है, और उसके बाद बलराम और लॉर्ड कृष्णा, इन तीनों की मूर्तियाँ निकाली जाती है। ले जाया जाता है मूर्तियों को निकाल के माँ गुंडीचा टेम्पल, जो कि इनकी मौसी माना जाता है अकॉर्डिंग टू महाभारत। ये जो है इनकी मौसी के पास लिया जाता है। फिर 9th डे के बाद फिर वापस से ये रथ यात्रा को लाके यहाँ पे जो जगन्नाथ मंदिर है यहाँ पे रख दिया जाता है। ये बेसिकली रथ यात्रा के बारे में बात किया जा रहा है। उड़ीसा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उड़ीसा के बारे में बात करें उससे उड़ीसा की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए। जैसे उड़ीसा के सीएम की बात करें तो नवीन पटनायक जी उड़ीसा के सीएम है। ये मैंने लिख दिया, इससे पहले होता क्या था, मैं बोलते बोलते कुछ चीज़ें छूट जाती थी, कुछ चीज़ें जो है बोलने में ज़्यादा टाइम लग जाती थी। इस कारण से मैंने इसे लिख लिया ताकि आपको भी, आज से मैं नया चीज़ें भी इसमें स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको भी नोट्स दिए जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और ये सारे का सारा PDF आपके पास होंगे अवेलेबल। आपको बस एक काम करना है, एडोबे एक्रोबेट एडोबे एक्रोबेट एप्लीकेशन है, ये प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। उसके बाद ये जो फाइल होंगे वहाँ से आप खोलोगे, फिर ऐसे PDF जो आएंगे, PDF में आपको यहाँ पे क्लिक करना है ये वाले पोर्शन पे, फिर ये सारा जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके यहाँ पे आपको मिल जाएंगी उस PDF में। ओके, हम लोग देखते हैं उड़ीसा के बारे में। सीएम आपको नवीन पटनायक जी देखने को मिलेंगे, जो कि कहाँ से, कौन से पार्टी से हैं? बीजू जनता दल पार्टी से। गवर्नर गणेशी लाल। इसके बाद रिसेंटली उड़ीसा में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई जो कि आपको पता होनी चाहिए। जैसे इंटरकंटिनेंटल कप, जो कि एक फुटबॉल का टूर्नामेंट है, ये होस्ट किया गया उड़ीसा के भुवनेश्वर में कलिंग स्टेडियम में। और यहाँ पे इंडिया का जो है क्या होती है, जीत होती है लेबनान को हरा के। लेबनान इसमें जो है सिल्वर मेडल जीता है और इंडिया गोल्ड मेडल, बेसिकली आप बोल सकते हो। 4 कंट्री पार्टिसिपेट किया था, लेबनान, मंगोलिया, वनातू और इसके बाद इंडिया। देवीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट कर दिया गया है उड़ीसा में। इफ्को जो कि एक फार्मर फर्टिलाइजर ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, ये नैनो DAP स्टार्ट करने की बात की है। नैनो DAP का मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा इफ्को के द्वारा। कहाँ पे? उड़ीसा में। नैनो DAP बेसिकली 3 जगह बनाए जाएंगे। कहाँ पे इसका मैन्युफैक्चर जो 3 जगह किए जाएंगे? कलोल और कांडला जो कि गुजरात में है, और पारादीप पोर्ट जो गुजरात का, ये पारादीप पोर्ट उड़ीसा का, ये हाइड्रोजन हब जो है इस्टेब्लिश किए जाएंगे पारादीप पोर्ट में। और पारादीप पोर्ट बेस्ट मैनेज्ड पोर्ट है, बेस्ट एक्सपोर्ट करने वाले और इंपोर्ट करने वाले, ओवरऑल कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाला जो पोर्ट है हमारा इंडिया का, ये पारादीप पोर्ट है। पारादीप पोर्ट उड़ीसा का, और उसके बाद कांडला पोर्ट कहाँ का? गुजरात का, और VO चिदम्बरा पोर्ट जो कि तूतीकोरिन में। इन तीनों पोर्ट्स को हाइड्रोजन हब्स के रूप में एस्टेब्लिश किया जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा।
ओके। एंड उड़ीसा गवर्नमेंट ने रिसेंटली स्टार्ट किया नुआ स्कीम, नूतन उन्नत अभिलाषा, और इसके तहत 1 लाख यूथ को जो है ट्रेन किए जाएंगे फ्यूचर टेक्नोलॉजी के तहत। नूतन उन्नत अभिलाषा उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। स्टैटिक की बात करें तो ये जो टेम्पल है इसके फाउंडर के नाम पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी बात किया जगन्नाथ टेम्पल के बारे में, तो जगन्नाथ टेम्पल पुरी में है और इसका फाउंडेशन किसके द्वारा किया गया था, यानी ये टेम्पल का निर्माण किनके द्वारा बनाया गया था। पहले तो ये डायनेस्टी पूछा जाता है कौन से वंश के द्वारा ये टेम्पल का निर्माण किया गया था, तो गंगा डायनेस्टी, GANGA, गंग बोलो या फिर गंगा डायनेस्टी, इसे पूर्वी गंगा डायनेस्टी बोला जाता है। और इस डायनेस्टी के ही 3 रूलर्स हैं, ये राजा है, इनके नाम आपको याद रखने हैं। पहला आनंद वर्मन, जिनके द्वारा जगन्नाथ टेम्पल बनाया गया। नरसिंह फर्स्ट, जिसके द्वारा सन टेम्पल, जो कि कोणार्क सन टेम्पल भी जिसे हम लोग कहते हैं, जो कि पुरी में स्थित है। और ये सन टेम्पल को हम लोग ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं, BLAC के ब्लैक पगोड़ा। क्यों PAGODA, क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि पगोड़ा जो होती है ना एक बुद्धिस्ट जो टेम्पल होती है, बुद्धिस्ट टेम्पल का आर्किटेक्चर इसी की तरह होते हैं और बुद्धिस्ट टेम्पल को हम लोग पगोड़ा कहते हैं। और ये जो सन टेम्पल है ये उसी की तरह दिखता है और ये कलर में ब्लैक कलर का है, इसलिए हम लोग ब्लैक पगोड़ा भी इसे कहते हैं सन टेम्पल, जो कि कोणार्क में है। और ये कोणार्क कहाँ पे स्थित है, पुरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पे, उड़ीसा में। नरसिंह फर्स्ट के द्वारा ये बनाया गया था। और नरसिंह देव के द्वारा लिंगराज टेम्पल, आप ऐसे याद रख सकते हो, नरसिंह देव, महादेव यानी कि लिंगराज के टेम्पल, यानी कि महादेव का टेम्पल कहाँ पे, भुवनेश्वर में है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, आनंद वर्मन के द्वारा जगन्नाथ टेम्पल, नरसिंह फर्स्ट के द्वारा सन टेम्पल, नरसिंह देव के द्वारा लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में। ओके, ये था उड़ीसा के बारे में। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अमित अग्रवाल जो है ये CEO बन गए हैं आधार अथॉरिटी, जो UIDAI है, इसके CEO बन गए हैं अमित अग्रवाल जी। छत्तीसगढ़ कैडर के IAS ऑफिसर रह चुके हैं। और ये UIDAI जो आता है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है, MITI के अंतर्गत आती है। और पहले जिसको CA थे, UIDAI का CEO सौरभ गर्ग, ये बन गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी बेसिकली आप बोल सकते हो, नहीं सेक्रेटरी बने हुए हैं। ओके, वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण टेम्पल जो है ये आने वाला है कहाँ पे, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, जिसका हेडक्वार्टर आपको मोतिहारी देखने को मिलेगा। यहाँ पे सेटअप किए जाएंगे वर्ल्ड का लार्जेस्ट रामायण टेम्पल। और इसका लागत जो है ऑलमोस्ट 500 करोड़ रुपीज़ बताया जा रहा है, 500 करोड़ रुपये लगा के इतने बड़े मंदिर का स्थापना किए जाना है। फाउंडेशन स्टोन ले डाउन कर दिए गए हैं और आगे ये बनाए जाएंगे। 2025 तक का टारगेट रखा गया है इसे बनाने की। नाउ ट्राइबल मैट जो है ये विभिन्न जो ट्राइबल मैट है जो कि ट्राइबल्स के द्वारा बुना गया है, इसे हम लोग हैंडीक्राफ्ट्स कहते हैं। और ये ट्राइबल मैट्स जो कि ट्राइबल्स के द्वारा हैंडक्राफ्ट किए गए हैं, बुने गए हैं, इसे अब ट्राइफेड के द्वारा खरीदा जाएगा। TRIFED, ट्राइफेड एक मीडिया है जो कि ट्राइबल से प्रोडक्ट खरीद के लोगों तक पहुंचाती है। तो ट्राइफेड के द्वारा 34,000 योगा मैट्स जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करने की बात किए जा रहे हैं। ट्राइफेड और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जिसके अंदर में योगा आती है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर में, इन दोनों के बीच से जो टाइप किया गया है जिससे ये जो योगा मैट्स है ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ओके, इंडिया का पहला mRNA वैक्सीन जो है ये ओमिक्रॉन के अगेंस्ट अप्रूव कर दिया गया है DCGI के द्वारा। राजीव रघुवंशी जी हमारे DCGI हैं अभी, इनके द्वारा अप्रूव कर दिए गए हैं mRNA वैक्सीन, जो कि पहला इंडिया का इंडिजिनस वैक्सीन होगा, मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन होगा इंडिया का। mRNA वैक्सीन क्या होता है बेसिकली, ये जो वैक्सीन होता है ना राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसके जो प्रोटीन्स है इसको चेंज करके बॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप करने के काम करते हैं RNA वैक्सीन। एंटीबॉडी क्या होता है, किसी भी पैथोजन से लड़ने की ताकत, यानी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल फंगी वायरस या कुछ भी, उसको हम लोग उस जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं वो चीज़ें, उसे हम लोग पैथोजन्स कहते हैं। तो इस पैथोजन्स के अगेंस्ट जो काम करेंगे, इस पैथोजन्स को रोकेंगे, इस पैथोजन्स को मारेंगे, उसे हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं। ये एंटीबॉडी डेवलप किए जाएंगे RNA को चेंज करके, RNA को प्रोटीन को चेंज करके, इसी को लेके RNA वैक्सीन जो है डेवलप किया गया है। ये बॉडी के द्वारा RNA वैक्सीन, जो RNA वैक्सीन जिसको लगाया जाएगा उसकी बॉडी में RNA जो होती है सेल के अंदर, उसे चेंज करके एंटीबॉडी बनाई जाएंगी। पहले क्या होती थी, जो कोविड वैक्सीन था, कोविड वैक्सीन क्या करता था, ये डायरेक्ट एंटीबॉडी बॉडी में सप्लाई करता था, इससे डायरेक्ट जो बॉडी का अपना इम्यूनिटी नहीं इम्प्रूव होता था। ये कोविड वैक्सीन जो वो एक इम्यूनिटी के रूप में बॉडी के जो अलग अलग वायरसेस हैं उसके अगेंस्ट काम करते थे। जैसे यहाँ पे कोविड की एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं, तो कोविड के अगेंस्ट काम कर रहे थे कोविड वैक्सीन। बट ये mRNA क्या होगा, डायरेक्ट राइबोन्यूक्लिक एसिड को चेंज करेगा और बॉडी में खुद का इम्यूनिटी इंप्रूव होगा।
mRNA वैक्सीन को लेके WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, अलग अलग सिटीज़ में mRNA वैक्सीन हब, मैन्युफैक्चरिंग हब जो है इस्टेब्लिश करने की बात की गई है। इंडिया में जो mRNA वैक्सीन हब है ये कहाँ पे सेटअप किए जाएंगे, सेटअप किए गए हैं बेसिकली फरवरी दिस ईयर। और ये KT रामाराव जो तमिलनाडु नहीं तेलंगाना के IT मिनिस्टर हैं उनके द्वारा अनाउंस किए गए थे। और ये वैक्सीन हब कहाँ पे, हैदराबाद में सेटअप किए जाएंगे WHO के द्वारा। और WHO के द्वारा ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ये जामनगर गुजरात में सेटअप किए जाएंगे। ओके, ये था RNA वैक्सीन के बारे में। ओके, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आपको यहाँ देखने को मिलेगा बिजनेस वाले पेज में SBI के MD जो एस जानकी रमन जी है ये बन गए हैं RBI के डेप्टी गवर्नर। RBI के बेसिकली जो है एक गवर्नर होते हैं और इसके अंदर में 4 मतलब इसके अधीन में 4 डेप्टी गवर्नर होते हैं। 4 में से एक जो अभी बन गए हैं एस जानकी रमन, और ये रिप्लेस करेंगे किसको, ये रिप्लेस करेंगे MK जैन को। MK जैन ये रिप्लेस किए जाएंगे एस जानकी रमन से। एस जानकी रमन ये MD है किसके, SBI के। SBI के कई सारे MDs है, आपको MDs के नाम याद नहीं रखने हैं SBI के, बस हेड के नाम याद होना चाहिए, जो कि दिनेश खर है। दिनेश खर SBI की हेड है। सो SBI के MD एस जानकी रमन को अब बनाया जाएगा RBI के डिप्टी गवर्नर। हाँ, एस जानकी रमन एक तो ये हो गया, बाकी 4 कौन से हैं आपको इनके भी नाम याद होने चाहिए। दूसरा माइकल पात्रा, उसके बाद M राजेश्वर राव और रविशंकर, ये चारों डिप्टी गवर्नर्स है RBI के। और गवर्नर 25th गवर्नर जो अभी हमारा ये शक्तिकांता दास है, नंबर याद रखना है 25th। ओके, RBI का एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1934 का जो एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1934, इसके तहत 1935 में 1 अप्रैल 1935 में RBI का इस्टेब्लिशमेंट कोलकाता में किया गया। और 1937 में इसका जो हेडक्वार्टर है कोलकाता से हटा के कहाँ पे, मुंबई किया गया, यानी कि कोलकाता से मुंबई इस्टेब्लिशमेंट किया गया। RBI की जो फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, इंडियन गवर्नर की बात करें तो CD देशमुख आपको RBI के फर्स्ट इंडियन गवर्नर देखने को मिलेंगे। ओके, RBI का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को RBI का नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। सो ये था आज का आर्टिकल। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने जो क्वेश्चन वाले पेज था उस पर। क्वेश्चन वाले पेज में आपको देखने को मिलेगा सेकेंड इंटरनेशनल योगा डे का थीम क्या था, ये थीम आपसे पूछा गया। और जो सेकेंड इंटरनेशनल योगा डे का थीम था ये था योगा फॉर अचीविंग सस्टेनेबल गोल्स। जो हमारे 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं ना, जो कि 2030 तक अचीव करने हैं, इसी को अचीव करने को लेके ये थीम रखा गया था 2016 का, जो कि सेकेंड इंटरनेशनल योगा डे था। और फर्स्ट का योगा फॉर पीस एंड हार्मनी ये थीम था। और इस बार का थीम क्या है, योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम, योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। ओके, सो ये था आज का आर्टिकल। आपको बस टेलीग्राम चैनल पे जाना है, टेलीग्राम चैनल से ये PDFs जो है आप डाउनलोड कर सकते हो अब इजीली। ओके, सो ये था आज का आर्टिकल। मिलेंगे हम लोग कल, यानी कि 22 जून को। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।